आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैस के बारे में, गैस लॉस। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में से एमसीक्यू आ जाते हैं दो या तीन, लेकिन गैस लॉस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज का तब टू फोर एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, वरना एक या दो तो कंफर्म होते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के जिम्मे डिस्कशन काम लगाई थी, जो वो ये लगाई थी कि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को देखना है। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अलावा आप लोगों के जिम्मे पीरियोडिक टेबल लगाया था कि 3D 4D 5D सीरीज भी ट्रांजिशन की आपने याद करनी है। इससे नेक्स्ट मॉड्यूल होप्स और कोऑर्डिनेशन हुई होगा, तो उसमें हमें ये बहुत काम आएगा। तो जिन्होंने नहीं याद करना स्टार्ट किया, काइंडली आप लोगों ने आज से अपना पीरियोडिक टेबल याद कर लेना है। यहाँ हाइड्रोजन से लेके ये यहाँ तक ऑर्गेनिसन तक, लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अक्सर मैं एमसीक्यू देती हूँ, गलत करते हैं बच्चे। ये आपने याद रखना है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और एलवी थर्ड लास्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनके आपने आपके जिम्मे नाम ये लगा रही हो, ऑर्गेनिसन है इसका। टी एस और एल वी का आपने एब्रीवेशन एलिमेंट का, ये एब्रीवेशन है। एलिमेंट मुझे बताना है नेक्स्ट लेक्चर में है क्या, मैं पूछूंगी। और हर कोई लिखेगा, तो काइंडली इस पीरियोडिक टेबल को याद कर लो। ठीक हो गया। मूविंग टुवर्ड्स और मेन टॉपिक, गैस या गैस लॉस हमारा आज का जो टॉपिक है। जी, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बॉन्डिंग को, जरा डिस्कस किया था, याद हो तो, इंटर और इंट्रा। वहां पे हमने उनसे भी पहले डिस्कशन की थी कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट क्यों करती है, कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट ऑन द बेस ऑफ देयर बॉन्डिंग। तो ऑन द बेस ऑफ देयर बॉन्डिंग, ऑन द बेस ऑफ देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हमारे पास जो फिजिकल स्टेट थी वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, चार में हो रही थी। तो हमने पहले पहले सबसे पहले गैस को पढ़ते होते हैं, मैं इसको एंड में पढ़वाती हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लिक्विड्स एंड सॉलिड से। तो गैस हमारे पास वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें बॉन्डिंग बहुत ज्यादा वीक होती है। इसमें बॉन्डिंग इतनी वीक होती है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक होते हैं। इतने दूर दूर तक होते हैं कि इसमें सारी की सारी मोशंस पाई जाती हैं। जब हम अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सॉलिड का पूछते हैं, इसमें कौन सी मोशन पाई जाती है। हमारे पास मोशन कितनी टाइप्स की होती हैं। जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो हम मेनली डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन हम कहते हैं स्ट्रेट मोशन को, जो जिस तरह सिंपली ये पार्टिकल है, सीधा 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 मूव कर रहा है, इसको हम क्या, इधर को मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, इधर किसी भी डायरेक्शन में अगर वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड नंबर, फर्स्ट पे हम ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, सेकंड पे हम पढ़ते हैं रोटेशनल को। रोटेशनल कहते हैं सिंपली इसके नाम से देखो, रोटेशन की फॉर्म में, अगर ये पार्टिकल गोल 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 घूम सकता है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल, जस्ट लाइक दैट को मैं ड्रॉ करती हूँ। थर्ड हमारे पास है वाइब्रेशनल के, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, लेफ्ट लेफ्ट और राइट अपने ही मीन पोजीशन पे वो मूव कर रहा है। तो गैस हमारे पास ऐसी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें ये तीनों स्टेट्स ऑफ मोशन जो है वो पाई जाती हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास एक सेकेंड दे, इसमें हमारे पास तीनों टाइप्स ऑफ मोशन पाई जाती हैं। तो आपके पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर वो सॉलिड पे पूछता है तो हमारे पास जस्ट एक ही मोशन पाई जाती है, वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड में आप लोगों को पता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल अटैच्ड हैं, कोई उनमें डायरेक्शन ऑफ कोई भी उनमें स्पेस नहीं है आपस में। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो जस्ट अपनी मीन पोजिशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ना तो वो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकते हैं, ना वो वाइब्रेशनल। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो ना बहुत ज्यादा दूर होते हैं ना बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो उनमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस पाया जाता है लिक्विड के पार्टिकल्स में। और उनमें हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दो जो मोशंस हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है गैस लॉज, तो गैस पार्टिकल सॉरी, तो उनमें क्या होता है, गैस में पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर दूर पाए जाते हैं कि उनमें हमारे पास तीनों जो ये मोशन है वो पाई जाती हैं। तो गैस के पार्टिकल्स ट्रांसलेशनल, वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों टाइप्स ऑफ मोशन शो कर सकते हैं।
तो उसके बाद अगर गैस की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज द गैस, तो गैस हमारे पास ऐसी फिजिकल स्टेट है मैटर की जिसमें जो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक पाई जाती हैं, लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट। तो उससे क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जब उसके पास बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्सेस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा वीक होंगी, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और जो गैस होगी वो हाईली कंप्रेसिबल है हो जाएगी। हाईली कंप्रेसिबल कैसी होगी कि इसमें देखो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, अब दरमियान में यहाँ पे बहुत स्पेस है, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इन एम्प्टी स्पेसिस की वजह से गैस को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। इन कंपैरिजन यहाँ पे मैं ड्रॉ देखो कि यही हुआ है, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कोई एम्प्टी स्पेसिस नहीं है उनके दरमियान, तो सॉलिड्स को हम कहते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जबकि गैसेस जो है वो ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस आर हाईली कंप्रेसिबल। और गैस को अगर हम डिफाइन ही करते हैं तो यही होती है कि इनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है, इनकी बाइंडिंग फोर्सेस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान, वो बहुत ज्यादा वीक है। फिर उसके बाद जो बच्चों वाली डेफिनेशन की बात की जाए जो हम 9th 10th में पढ़ रहे होते हैं, वो क्या होती है, ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसको जिस कंटेनर में डालोगे उसकी जो शेप होगी गैस वही शेप अडॉप्ट कर लेगी, और जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, गैस पार्टिकल्स इतनी दूर दूर जिस भी कंटेनर में डालोगे, चाहे छोटे में चाहे बड़े में, उसका जितना वॉल्यूम होगा गैस के पार्टिकल स्प्रेड होके उस वॉल्यूम को, और उस वॉल्यूम के मुताबिक अपने आप को ऑक्यूपाई हो जाएंगे वो। उसके बाद एक बहुत मेन प्रॉपर्टी, अभी हम इसका लॉ भी पढ़ेंगे, ग्राहम्स लॉ, क्या है कि डिफ्यूजन एफ्यूजन शो करती है। डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन हम कहते हैं रैंडम मिक्सिंग या हैphazard रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंटेनर है उसमें गैस पार्टिकल को इधर छोड़ दिया, ठीक है, इस साइड पे, तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन की वजह से पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, कोई इधर जा रहा है, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई जिगजैग, रैंडम मोशन की वजह से उनका पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह फौरन से फैल जाना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ रहा होता है कि आप रूम के एक हिस्से में एयर फ्रेशनर को स्प्रे करते हो, आप 5 मिनट बाद देखते हो कि पूरे रूम में बिल्कुल एक जैसी खुशबू आ रही होती है एयर फ्रेशनर की, रोज की, कोई भी उसका जो भी फ्लेवर होगा। तो उसकी क्या रीजन क्या है, रीजन क्या है कि एयर फ्रेशनर में गैस पार्टिकल्स कंप्रेस करके डाले हुए आपने, आप उसको एक रूम एक कोने में डाल देते हो, तो ड्यू टू डिफ्यूजन वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो वास्ट पेपर का मोस्ट कॉमन एमसीक्यू है, स्प्रेडिंग ऑफ द एयर फ्रेग्रेंस इन द रूम इज ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। देन इफ्यूजन हमारे पास क्या होता है, इफ्यूजन हमारे पास होता है क्या, एक ही छोटे से होल में से गैस का प्रेशर के साथ इस्केप होना। लाइक फॉर एग्जांपल ये कंटेनर क्लोज है, इसमें बड़ी प्रेशर के साथ गैस मैंने बंद कर रखी है, तो क्या होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल छोटा सा होल हो गया है, तो सारे पार्टिकल विद प्रेशर इस होल के साथ इस्केप हो जाना उनका, इस चीज को हम कहते हैं इफ्यूजन। तो escape of gas molecules through a small hole with pressure is called इफ्यूजन। कोई एक बच्चा म्यूट नहीं है, काइंडली अपने आप को बच्चे म्यूट कर लो, रुको मैं ही कर देती हूँ, छोटी छोटी आवाज आ रही है दरमियान में। अच्छा जी, हम खुद कर देते हैं, आई थिंक सो। तो ये हो गया है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल प्रॉपर्टीज, लेकिन थोड़ी छोटी देने को दे सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, और किस टाइप की फिजिकल है, जो कि बहुत ज्यादा वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस रखती है और डिफ्यूजन और इफ्यूजन को शो कर रही है। ओके, मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना था बस। मेन जो है हमने पढ़ने गैस लॉज, जहां से एमसीक्यूज आते हैं। जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो दो टाइप, इफ्यूजन की कोई एग्जांपल ताहिरा बिल्कुल है। बाज़ का हमारा देखो, हमारे जो ये लगे होते हैं गैस सिलेंडर्स, या हमारे किचन से गैस का पाइप गुजर रहा होता है, ठीक है, बाजुकात क्या होता है कि हमारे पाइप में छोटा सा होल हो जाता है, तो आपको आवाज भी इनफैक्ट इतना प्रेशर से गैस की आवाज सी 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 करके आवाज आ रही होती है, देन आप उसके ऊपर बाजुकात सीलिंग टेप लगा देते हो, जो टाइप पे पाइप पे लगाने वाली टेप होती है,
तो ये हमारे पास इफ्यूजन की एग्जांपल है। मोस्टली लीकेज की वजह से, जो हमारी जनरल लाइफ में आप एग्जांपल्स देखते हो ना फ्यूजन की, वो लीकेज की वजह से हो रही है। और फ्यूजन की प्रॉपर्टी हमेशा होती ही लीकेज है, कि कोई भी गैस को, या तो मे भी कहीं यूज होता हो कहीं इसमें, लेकिन अब घर की एग्जांपल की बात करोगे तो लीकेज ऑफ अ गैस फ्रॉम अ गैस पाइप इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन, और आप लोग नहीं चाह रहे होते वो हो। इनफैक्ट आप इस एक होती है गलती से फ्यूजन हो जाना। इनफैक्ट आप अगर इसको और थोड़ी सी ब्रॉड टर्म में भी देखना चाहो, जब आप गैस का सिलेंडर खोलते हो चाय बनाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल माचिस नहीं लगा रहे हो, छोटे छोटे होल्स होते हैं ना चूल्हे में हमारे, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब जैसे ही खोलते हो क्या होता है, उसमें से आवाज भी आ रही होती है, प्रेशर अच्छा खासा होता है गैस का, छोटे छोटे सुराख है ना, वहां से इफ्यूज होके आ रही है आपकी गैस। और आप उसके ऊपर हाथ लगा के देखना, उंगलियों को लगा देना, फिर उंगली हटाना, फिर उंगली रखना, तो आपको प्रेशर फील होगा। तो ये जो चीज है इसको हम कह रहे हैं इफ्यूजन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस की टाइप्स। हमारे पास गैसेस की टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास गैसेस टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास आइडियल गैस, ठीक है, एक होती है हमारे पास आइडियल गैस, एक हमारे पास होती है नॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस हमारे पास वो गैस होती है जो कि गैस लॉज को फॉलो करेगी। बहुत सिंपल डेफिनेशन, द गैस विच फॉलो द गैस लॉज इज कॉल्ड द आइडियल गैस। और वो गैस जो कि गैस लॉज को फॉलो नहीं करेगी उसको हम कहते हैं विच डू नॉट फॉलो द गैस लॉज, और कॉल्ड द इज कॉल्ड द नॉन आइडियल गैस। उसको हम कहते हैं, नॉन आइडियल का दूसरा नाम है रियल गैस। जो हमारी दुनिया में हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं जो उसमें, उनको हम कहते हैं रियल गैसेस। मजे की बात यह है कि जितने भी आप लॉज पढ़ोगे वो आप पढ़ते हो आइडियल गैसेस के लिए। भी हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुजिक लॉ, ग्राहम्स लॉ, डॉल्टन्स प्रेशर लॉ, और हेनरीज लॉ, बहुत सारे लॉज हैं। सारे के सारे एप्लीकेबल हैं आइडियल गैसेस के लिए। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि गैस लॉज आर एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस, रैंडम गैसेस या रियल गैसेस समथिंग। तो गैस लॉज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैसेस, दीज आर नॉट फॉर द नॉन आइडियल। जो हमारी दुनिया में रियल गैसेस हैं उनके लिए ये है ही नहीं। एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास आपने अभी हम पढ़ेंगे एट देन, साइंटिस्ट आया था वॉन्डरवॉल्स। वॉन्डरवॉल्स साइंटिस्ट ने भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, और वही यही सारे लॉज फिर अप्लाई हो जाएंगे हमारे पास रियल गैसेस के लिए। लेकिन मेन जो उसकी केमिस्ट्री या थियरी रहेगी या डेफिनेशन बॉयल्स लॉ की, वो वही रहेगी, जस्ट उसने कुछ करेक्शन फैक्टर दिए थे, वो हम पढ़ेंगे क्या करेक्शन फैक्टर एट द एंड। तो पहला पहला लॉ, बहुत सिंपल और मोस्ट कॉमन लॉ जो है वो है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, और बार बार उन्हीं में से एमसीक्यू आता है, वहां पे कंफ्यूज होते हो तो कंफ्यूज नहीं होना, हम इन सबको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेंगे। प्रेशर exerted by a gas is inversely proportional to the volume occupied by it at constant temperature and pressure। क्या कह रहे हैं, सिंपली अब आसान अल्फाज में कहूं, प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इतनी सी बात कर रहा है। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर जिन दो फैक्टर्स को वो लेगा, फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ ने बात की थी प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, तो बाकी जो फैक्टर्स होंगे ना जितने भी, उसके बाद टेम्परेचर हो गया, मैस हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो जितनी बाकी चीजें होंगी वो सब कुछ कांस्टेंट होंगी। जब हम किसी भी दो फैक्टर्स की बात करेंगे, दो वेरिएबल होंगे, प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो भी कंडीशंस, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ कांस्टेंट होगा। अक्सर हम बस कह देते हैं कि बॉयल्स लॉ है, प्रेशर ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, उसमें मैस भी, उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी, बाकी जितनी भी कंडीशन है सब कुछ कांस्टेंट है। द ओनली टू वेरिएबल्स आर ओनली द प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये चीज याद रखनी है। एक तो अक्सर उसने दिया होता है इनफैक्ट स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको एक एमसीक्यू देती हूँ कि for in a Boyle's law, the constant factor is, कांस्टेंट फैक्टर क्या होगा, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, ऑल ऑफ दीज। तो आपने जस्ट टेम्परेचर पर टिक करके नहीं आ जाना, उसमें बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, जस्ट प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा। तो उसने, जब हमने इसकी अच्छा एक और चीज याद रखनी है, जब भी आपने टेस्ट की तैयारी करनी है आपने डेरिवेशंस नहीं करनी होती। हमें नहीं कंसर्न है, जब हम एफएससी की बुक पढ़ रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट लिखा होता है, उसने ऊपर दो क्यूब्स रखे, एक हैवी बॉक्स लिया, पहले उसने एक रखा, उसका वॉल्यूम इतना था, फिर उसने दो क्यूब्स रखे, फिर उसने नहीं,
इतनी डिटेल और इतनी हमने नहीं पढ़नी। वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में 90% होता है, न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आता है। दूसरा वो इसकी जो पूछता है वो डेफिनेशन पूछता है, तो हमें डेफिनेशंस अच्छे से करनी है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है हाथ से। और अगर आपको न्यूमेरिकल से मुझे याद आ गया है, याद हो तो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपने प्रैक्टिस करनी है पॉइंट्स में मल्टीप्लाई और डिवीजन की। होप सो आप लोगों ने कर ली होगी आज। तो इसकी मैंने जब डेरिवेशंस की और छोटी मोटी सारी टर्म्स कंडीशन कर ली, तो मेरे पास दो फार्मूलाज आए सिंपली। एक तो मैंने भी लिखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। दूसरा मेरे पास फार्मूला बनता है इसका P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जो कि आपका 90% न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। इसकी मैं भी आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ एक की। खुल जाए जी, नेक्स्ट एक सेकेंड दे। ये देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास स्टेटमेंट है, वी कैन कंसीडर अ केस ऑफ 1 लीटर गैस विद इनिशियल प्रेशर ऑफ 400 किलो पास्कल। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर रिड्यूसेस टू 200 किलो पास्कल। अब यहाँ पे आपको उसने कांस्टेंट टेम्परेचर उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको देखो दो वेरिएबल्स मिल गए हैं। एक वॉल्यूम है 1 लीटर और प्रेशर चेंज कर रहा है। वॉल्यूम पूछ रहा है, प्रेशर उसने चेंज कर दिया है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ना भी दे तो आप खुद समझ जाओ, प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल है तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हमने बॉयल्स लॉ को अप्लाई करना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब दूसरी जो चीज आपने और करनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, वो ये सॉल्व करनी है, आया जो उसने दो चीजें तो दी होंगी ना, तीन चीजें दी होंगी, चौथी चीज पूछ रखी है। तो जो दो चीजें उसने सेम दे रखी हैं उनका यूनिट सेम है कि नहीं, जो अक्सर वहां पे जो घुमाता है वो आपको अब गौर नहीं करते। अब देखो उसने एक तो वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, ठीक है। दूसरा वॉल्यूम पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है। एक वॉल्यूम दे के दूसरा पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का हमें यूनिट चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एट द एंड कन्वर्जन भी कर सकते हैं। लेकिन आया उसने दूसरी जो चीज दी है वो प्रेशर दी है। अब बाई चांस उसने यहाँ भी किलो पास्कल दे दिया, यहाँ भी किलो पास्कल, हमारा काम आसान हो गया, हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी। बास का तो पास्कल देता है, एक जगह एटीएम देता है, तो आपने अगर वो पास्कल देता है उसको है तो उसको एटीएम में कन्वर्ट करना होगा, या एटीएम वाले को पास्कल में। दोनों यूनिट्स को सेम करके देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं पॉसिबल यहाँ पे आप प्रेशर पास्कल डाल रहे हो, यहाँ पे उसका टॉर या कुछ और डाल रहे हो। तो ये चीज अभी यूनिट की कन्वर्जन प्रेशर की आगे आएंगी, मैं आपको करवा दूंगी चेंज, आज तो किस तरह करना है। अभी सेम यूनिट दिया हुआ है तो हमने जस्ट कैलकुलेशन सीखनी है। तो प्रेशर देखो, P1 V1 प्रेशर दिया हुआ है, पहला वाला हमें 400 किलो पास्कल दे रहे हैं भाई, उसका वॉल्यूम दे रहे हैं 1 लीटर। अब वो चलो मैं एंड में बताती हूँ, इसकी भी कोड भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। P2 वो क्या दे रहे हैं हमें, एक सेकंड दें, चैट बॉक्स में कोई बच्चा कुछ पूछ रहे, अच्छा ये पुराना ये इफ्यूजन की कोई एग्जांपल। अच्छा P2 वो क्या दे रहा है, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम वो पूछ रहा है हमसे, और प्रेशर P2 उसने दे रखे है 200 किलो पास्कल। अब देखो कितनी आसान है, इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो आपको यहाँ पे देखो 0.4 0.2 भी दे सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो, बार बार कह रही हूँ, वहां पे वो इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं देता, थोड़ी सी हाई लेवल की देता है, इतनी आसान नहीं। V2 निकालना है तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, इस साइड पे जाके 200 को डिवाइड कर देंगे, किलो पास्कल यूनिट साथ साथ चलेगा। अब किलो पास्कल से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम यूनिट इसलिए रखते हैं। और ये 200 400 आ जाएगा, ठीक है। 400 2 आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा, 2 लीटर। ये आपका है V2। एक तो ये चीज पूछ सकते हैं, डायरेक्ट V2 आ जाएगा। अब आंसर्स में बात का तो उसने लीटर नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो वहां पे देखना आंसर में जो ऑप्शंस दे रहे हैं वहां भी वो 2 लीटर पूछ रहा है या नहीं, क्या पता वो सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा हो एट द एंड आंसर आपको, या ऑप्शंस जो दे रहा है तो वो आप लोगों ने देख लेना। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है इसमें, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर आपको लीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर क्यूब में या ml में, वो किस में पूछ रहा है। अब ये चीज याद रखना, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है, अक्सर जो आप कंफ्यूजन कर रहे होते हो, डीएम क्यूब और लीटर एक ही बात है, 1 लीटर 1 डीएम क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब और ml एक चीज है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है, 1 ml, ये चीज है। उसके बाद जो इनमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml, एक ही बात है, ठीक है। 1000
सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml, दोनों इक्विवेलेंट यूनिट है, तो आप दोनों की कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कन्वर्ट करना था, यहाँ पे वो आंसर दे रहा है व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम इन ml, तो आपने लीटर को कन्वर्ट करना है ml में। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ml में, इसका एक और आसान तरीका ये देखो ये है। अब ये रिलेशन बस याद हो आपको, 1 लीटर 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, बस इतना सा याद हो हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने करना है ml में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को लिख लेंगे 2 लीटर। अब हम बात भूल जाते हैं, हमने मल्टीप्लाई 1000 से करना है या हमने 1000 से डिवाइड करना है। देखो हमने इसको इस तरह सेट करेंगे कि हमारे पास लीटर नीचे आए और ml ऊपर आए, क्योंकि हमने ml में आंसर लेके आना है। 1000 ml है, तो 1000 ml को हम देखो ऊपर रखेंगे, ये 1000 ml, और नीचे हम 1 लीटर को रखेंगे, ताकि लीटर लीटर से कट जाएगा। देखो ये लीटर लीटर से कट जाएगा, तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आंसर जो आएगा वो 2000 ml आ जाएगा। अगर उसने ml दिया होता, मैंने कन्वर्ट करना होता उसको लीटर में, तब मैं डिवाइड करूंगी, क्यों, क्योंकि फिर हमने ये देखो ये उसने दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 2 ml, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि तो फिर मैं लीटर को ऊपर रखूंगी, 1 लीटर नीचे रखूंगी 1000 ml को, ताकि ml से यूनिट काटने हैं हमने, ये ml से कट जाएगा, ऊपर जो भी आंसर आएगा वो फिर लीटर में आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करके जो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी उसको हम कर लेंगे। तो इस तरह आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि हमें ये दिया हो तो हम 1000 से डिवाइड, उसका छोटा यूनिट बड़ा यूनिट भी भूल जाते हैं। तो आपने सिंपली जो भी आंसर है पहले उसको लिख लेने हैं, 2 लीटर, उसके बाद आपको ये रिलेशन आता हो, बस उसमें है कितने, 100 है, 1000 है, और वो जनरल पूछता है 1 लीटर 1000 ml होते हैं उसमें, और या 1 DM क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात होगी ना। तो फिर आपने कुछ नहीं करना, जब इसको मैंने ml में करना है तो इस तरह सेट करना है, लीटर वाली चीज नीचे आए और ml वाली ऊपर जाएगी, जो भी इसकी वैल्यू फिर आप लिख के उसको काट लोगे। तो इस तरह आपको रटा मारने की जरूरत नहीं रहेगी कि छोटे को बड़ा ऊपर रखो, नीचे को कहाँ रखो। यूनिट्स को देखना है, यूनिट्स को कट करना है, जो यूनिट लेके आना है वो ऊपर होते हैं। होप सो ये बात क्लियर है। इसके बाद मैं आपको देती हूँ, इसके बाद आपको मैंने देती है, आपको फर्स्ट ईयर याद है, फर्स्ट ईयर में जस्ट आपने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की, आपने उन एग्जांपल्स को एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। उसके अलावा भी अगर आपको बहुत बार कर ली है आपने एफएससी की एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे तो वो रट गई है, मैं नहीं कर रहा, तो आप गूगल पे लिखोगे न्यूमेरिकल्स ऑफ बॉयल्स लॉ, पहली पहली साइट आती है बायजूस, और सबसे ज्यादा जो पीपीएससी उठा भी रहता है वो बायजूस से उठाता है, इंडियन साइट है। मैं आपको मैसेज में उसकी, जो कोई नई बच्चे आए हैं उस लिख देते हैं, देखो ये साइट का नाम होगा बायजूस, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा, एक मिनट रुको अभी नहीं जाएगा, ये है जी बायजूस के नाम से साइट। बच्चे आज हमारे पास नए आए हैं एक दो, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि इस साइट को पहला पहला लिंक हमेशा इसी का आ रहा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूज इस साइट पे जा रहे होते हैं, इसी वजह से पीपीएससी वाले भी आजकल आपने देखा है इंडियन साइट से उठा रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट उठाते हैं। तो आपने इस पे जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर ने बताया था इसके बिल्कुल एग्जैक्टली, सर का एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो बहुत प्रैक्टिस की हुई है। मैंने पहले इंडियन साइट्स को अपने टाइम में पेपर से नहीं किया था, लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात है, बायजूस और डाउटनट से बहुत कुछ आता है आपके पेपर में। अब तो आप लोगों को खुद भी पता चल गया होगा, अब पास पेपर स्टेटमेंट उठाओ, गूगल पे कॉपी पेस्ट करो, फौरन से बायजूस पे लेके जाएगा वो आपको। बायजूस पे 5 से 7 MCQs क्लास में आते मैम आप दूसरी कौन सी पढ़ रही है? हैं जी। मैम एक तो बायजूस, दूसरी आप एक तो बायजूस है ना, दूसरी भी आपने बताई है, वो कौन सी है? डाउटनट, डाउटनट के नाम से है, ये मैं टाइप कर रही हूँ, डाउटनट है, स्पेलिंग? दिल्ली बायजूस, ये मोस्टली है जो दो साइट्स, इनसे प्रैक्टिस कर लो तो ठीक। ज्यादा अच्छी बात है, तो आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक समझो, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस पे जाके इसके एमसीक्यूज करते जाओ, ताकि वहीं पे टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका। कोई मसला नहीं है रोमा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमारे पास पहला पहला एमसीक्यू जो आता है, विच लॉ टेल्स अबाउट द केल्विन टेम्परेचर। इसमें चार्ल्स लॉ हमारे पास वो लॉ है जो कि जिसमें आपने जब भी टेम्परेचर पुट करना है केल्विन में करना है, अगर आप सेल्सियस में करोगे तो ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं रहता। तो चार्ल्स लॉ इज द लॉ दैट टेल्स अबाउट द एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर के बारे में भी हमें इसी ने बताया था। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ कहता क्या है,
इसकी अगर ये क्यों नहीं एप्लीकेबल होता, ये हमारे पास एफएससी में दिया हुआ है। इसको थोड़ा पढ़ना भी चाहो दिया, उसने दिया हुआ है, देखो टेबल दिया होता, उसमें एक फार्मूला लगता है वी नॉट इज इक्वल टू वी टी टी प्लस टी 273, इस तरह कोई फार्मूला है हमारे पास, याद हो तो उसमें वो पहले सेल्सियस में टेम्परेचर डालेगा तो इक्वलिटी नहीं आती, फिर वो केल्विन में डालते हैं तो इक्वलिटी आ जाती है। तो वहां से वेरीफाई होता है कि चार्ल्स लॉ जो है वो ओनली एप्लीकेबल होता है जब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। तो चार्ल्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? चार्ल्स लॉ हमें कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। देखो, जब तक आप इन केल्विन नहीं कहोगे इसकी बात अधूरी रह जाती है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आपके पास क्लियर नहीं होती। इनफैक्ट अक्सर वो स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि एमसीक्यूज में मैं हूं तो लाजमी बनाऊं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आधी स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, जब तक आप ब्रैकेट में केल्विन नहीं लिखते बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर इसको मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो चार्ल्स लॉ इज नथिंग बट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस। इसकी मैं डेरिवेशंस परफॉर्म करूं तो मैं कहूंगी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। यहाँ पे केल्विन केल्विन ब्रैकेट्स में लिख भी सकते हो, नहीं भी। आपको इधर वो हमेशा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है लाजमी केल्विन में, +273 ऐड करके लाजमी। तो जब भी क्या कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम जो है वो बढ़ता रहेगा। 2 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी वॉल्यूम था 4 कर दोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ाओगे डायरेक्ट रिलेशन है वो बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास बढ़ता जाएगा। इसके अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखो यहाँ से ये मैंने एक इनमें से बायजूस से ही उठाया हुआ आपके लिए, पहला पहला या दूसरा इनमें से, बल्कि शायद दोनों ही बायजूस के हैं। Calculate the decrease in temperature in Celsius when 2 liter at 21 डिग्री सेल्सियस इज compressed to 1 लीटर। अब देखो, आंसर उसने मांगा सेल्सियस में ही है और दिया भी सेल्सियस में है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू, देखो भी अप्लाई करते हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगी तो टेम्परेचर पहले मुझे रखना पड़ेगा, हर हाल में टेम्परेचर मुझे रखना पड़ेगा केल्विन में। एट द एंड कन्वर्जन करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी कि पहले डिग्री सेल्सियस डाल दूं और जो आंसर आया वो ठीक है। उससे भी पहले कभी कभी ठीक आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, जरूरी नहीं होता। इसमें हमेशा जब भी चार्ल्स लॉ आएगा केल्विन जरूरी है। अब देखो, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस व्हेन 2 लीटर एट 25, मतलब एक वॉल्यूम V1 ओवर T1 दे दिया है, 2 लीटर V1 है, 21 प्लस 273 ऐड करोगे जो भी आएगा। हमें बस इस टाइम अवेलेबल नहीं आ रहा कैलकुलेटर, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, समझा रही हूँ आपको। इज कंप्रेस टू 1 लीटर, 1 लीटर पे कंप्रेस कर दिया। अब देखो यहाँ पे सेम दिया हुआ है, अच्छी बात, ये यहाँ भी यूनिट डिफरेंट दे सकता है आपको कि इधर को चेंज चेंज कर 2 लीटर है, इधर भी लीटर है, अच्छी बात हो गई है। वॉल्यूम की कन्वर्जन नहीं करनी हम लोगों ने, तो 1 लीटर और T2 उसने दिया हुआ है। तो इसको मैंने अगर निकालना है तो क्या करूंगी, T2 इस साइड को चला जाएगा इसको, तो हमारे पास इधर ये इस साइड पे आके उल्टा हो जाएंगे। 1 लीटर मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 273 जो भी आता है, मैं कैलकुलेटर उठा के ले ही आती हूँ मेरे ख्याल से, आपके पास है तो आप इसको करो, और डिवाइडेड बाय 2 लीटर, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, T2 को साइड पे लेके जाना है ना, निकालना है हमने, तो ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, इस साइड पे ये वाली चीज जाके ऊपर चली जाएगी। तो 21 प्लस 273 जो भी आप लोगों का आंसर है उसको डिवाइड कर दोगे, ये लीटर लीटर से कट गया। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा आपका, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको केल्विन में। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आया है, मैं क्या एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर 6 केल्विन आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि उसने मुझसे आंसर पूछा है कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास क्या करोगे, केल्विन पहले हमने कन्वर्ट करने के लिए प्लस किया था, सेल्सियस में दिया हुआ था, केल्विन में कन्वर्ट करना था, 273 ऐड किया। अब इसमें से 273 माइनस कर दोगे, जो भी आंसर आएगा वो फिर आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। एक तो हो गई ये ट्रिक। ठीक है, अब बात का क्या करता है वो, 147, ठीक हो गया।
हाँ, 21 प्लस 273 और डिवाइडेड बाय, फिर आप उससे करोगे उस तरह ही, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और काम क्या हो सकता है, इसमें एक और काम बात का, तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखो, पहले आपने एमसीक्यू पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद एक बार ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, ठीक है। अब देखो, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन 2 लीटर एट 21 इज कंप्रेस टू 1। देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम 2 से लेके 1 पे जा रहा है, और जो टेम्परेचर है वो कहता है कितना कम करना पड़ेगा कि वो आधे पे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर ने भी कम होना है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। हमारा रिलेशन हमें पता है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम तो कम हो रहा है, तो मतलब टेम्परेचर ने भी कम होना है, 21 से कम होना है। बात वो ऑप्शन देखो, यही क्वेश्चन देगा, उसके ऑप्शंस पता है क्या होंगे? उसके ऑप्शंस ये होंगे, टेम्परेचर क्या होगा, 78, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, 47, 19, 19 भी नहीं, थोड़ा और नीचे लेते हैं, 12, और नन ऑफ दीज, ठीक है। मैं उसका नन का नहीं देता, अगर मैं चार ऑप्शन और देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे पास 53, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में दी हुआ है उसने आंसर। तो अब देखो, आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चार ऑप्शन है, बाकी तीन उसने दिए ही 21 से। अच्छा, मैं दोबारा कर देती हूँ, अक्सर इसको रिपीट कन्वर्जन को मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पे, पहले मैं इसको समझा दूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो यहाँ पे, वॉल्यूम जो था वो कम हो रहा था। वॉल्यूम कम कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन है डायरेक्ट का। वॉल्यूम कम है तो मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा है। और जो वो ऑप्शन दे रहे हैं ना आपको, उसमें टेम्परेचर 3 ज्यादा दे रहा है, 53 भी देखो 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है ना, 78 भी ज्यादा है, 47 भी ज्यादा है। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। अंडरस्टूड बात है, थोड़ा सा पहले हमेशा सॉल्व करने से पहले आपका अपना टाइम बच जाएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत आपका टाइम वेस्ट होता है। तो पहले एक बार अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना है, बल्कि एक बार भी नहीं, 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ लेना है न्यूमेरिकल्स वाली। कोई ना कोई इसने ट्रिकनेस भी डाली होती है ज्यादातर न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू में। और आपको अच्छे से 2 बार पढ़ोगे, आपको पता चल जाए कि यूनिट सेम में पहला काम जो देखना है वो यूनिट्स देखने हैं। उसके बाद देखना है मैंने आंसर निकालना किस में है, वो चीज हो गई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक बार एमसीक्यूज के ऑप्शंस देखनी है। स्टेटमेंट पढ़ के स्टार्ट नहीं हो जाना पागलों की तरह कि मैं जल्दी से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, नहीं। आप उसके ऑप्शंस पढ़ोगे, आपको वहीं से, जब आपने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी ना थोड़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से, आपको वहीं से पता चल जाएगा। देखो 21, मेरा तो टेम्परेचर में कम जा रहा है इससे, तो टेम्परेचर बाकी तीन तो ज्यादा जा रहे हैं, एक ही उसने कम दे रखा है, तो 100% अंडरस्टूड बात है वही है। तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो इतनी सिंपल, क्या इसको भी आप हाथ से सॉल्व करोगे ना, तो 3 मिनट तो आराम से लग जाएंगे कहीं नहीं। तो अपने अपने टाइम को बचाना है, थोड़े से आंसर और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, बस उसका सॉल्व की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, अक्सर का क्वेश्चन था कि अक्सर देखो, हमेशा मैंने अभी आपको कहा है, जब डेफिनेशन की बात की है तो मैंने कहा चार्ल्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा जब आपके पास टेम्परेचर केल्विन में होता है, ठीक है। आपने जब भी इस फॉर्मूले में टेम्परेचर डालना है, आपने हमेशा केल्विन में डालना है। सेल्सियस को हमने एप्लीकेबल नहीं करना। जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में डालोगे, ये इक्वलिटी नहीं रहती, V1/T1 इक्वल है V2/T2 के, जब टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में है तो। वरना ये अगर सेल्सियस में डालूंगी, ये इक्वल नहीं आता। तो मैंने हमेशा केल्विन टेम्परेचर यूज करना है। तो देखो, मैंने ये स्टेटमेंट इसको सॉल्व किया है। तो मैंने यहाँ पे क्या की है, 21 प्लस 273 किया है, डिग्री सेल्सियस में था, मैंने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो मैं इसमें प्लस 273 ऐड कर दूंगी, तो मेरा जो भी 147 बच्ची ने बताया था, तो 147 केल्विन बन जाएगा ये, ठीक है, इस टेम्परेचर को। उसके बाद मैं इसको इस फॉर्मूले में डाल दूंगी और अपना टेम्परेचर निकालूंगी T2। बाकी उसने वॉल्यूम दे रखे हैं दोनों, V1 भी दे रखा है, उसने V2 भी दे रखा है। T1 को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, T2 में फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लूंगी। उसके बाद अब मेरा आंसर क्या आया है, केल्विन में आया है, जबकि उसने मुझसे पूछा है कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है सेल्सियस की। अगर उसने ऑप्शन में केल्विन दे भी रखा है, जो आपका आंसर आया फॉर एग्जांपल 147 केल्विन, फिर भी मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी, बिकॉज उसने, हो सकता है केल्विन भी दे रखा हो और सेल्सियस भी, लेकिन वो मांग सेल्सियस रहा है, तो मुझे ऑप्शन सेल्सियस वाला टिक करना है। तो क्या करूंगी, मेरा जो भी आंसर आएगा, केल्विन में आया है जो भी आंसर, उसमें से मैं -273 कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर जो भी था, मैं कैलकुलेटर अभी नेक्स्ट वाले में आपको करवाती हूँ कैलकुलेटर लाके, बिकॉज टाइम भी खत्म होने वाला मीटिंग का, फिर मैं आपको एग्जैक्ट आंसर भी बताऊंगी नेक्स्ट वाले में।
तो देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी आंसर आया है, 100 आया है मेरे पास, ठीक है, 100 डिग्री केल्विन, तो मैंने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। पहले सेल्सियस में था, केल्विन में जाने के लिए +273 किया था। केल्विन में आंसर आ गया है मेरा, मैंने तो जाना है सेल्सियस में, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर शुड बी इन सेल्सियस। तो मैं क्या करूंगी, 100 - 273 कर दूंगी। पहले प्लस किया था जाने के लिए, अब निकालना है उसी को, तो -273 करूंगी, आंसर माइनस में आ जाएगा, आ सकता है -23 सेल्सियस, कुछ भी आएगा, जो भी आएगा तो आंसर बिल्कुल आ सकता है माइनस में। तो जो भी आंसर आएगा वो फिर जो होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा, ये कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल आ सकता है, अक्सर नेगेटिव, मोस्टली बल्कि अक्सर ये होता है कि आप होप सो नेक्स्ट वाले में माइनस में अल्लाह करे आई जाए। मैं आपको भी करवाती हूँ, कैलकुलेटर लेके आ रही हूँ इसी वजह से ना, एग्जैक्ट वैल्यूज ताकि आप लोगों के पास आए। तो बिल्कुल आ सकता है माइनस में, बल्कि अक्सर आएगा ही। जो चार्ल्स लॉ होगा वो अक्सर टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा होता है, बिल्कुल ही दोबारा माइनस करते हो तो माइनस में आंसर जा रहा होता है। -126 याद, देखो पर ने सॉल्व किया साथ, उसका आंसर आई -126 रहे। तो बिल्कुल आ सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग को मैं इतना एंड कर रही हूँ, कैलकुलेटर मैं ढूंढ के लाती हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको सॉल्व भी करेंगे नीचे वाले को, और होप सो इसका भी आंसर उसी में आ जाएगा। ठीक हो गया, चलो जी, 10 मिनट की ब्रेक लो, उसके बाद आ। हाँ जी, पूछो, कुछ पूछ रहे हो? अ, बच्चे जो भी बोल रहे हैं, आवाज बहुत कट हो रही है मेरे पास, मुझे या तो मैसेज लिख दो यहाँ पे नीचे ना, या मेरे पास ही कट रही है, बाकी बच्चों के पास कट रही है आवाज। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हमारे पास प्रेशर होता क्या है पहले तो ये देखना है, ठीक है। यूनिट ऑफ हमारे पास प्रेशर होता है कि हम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, पहले सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। अब उसका मैंने यूनिट अक्सर जो आ जाता है पूछने का, वो पूछ लेते हैं कि आपके पास ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी देखो आपके पास सिंपल डेफिनेशन हो उसमें आपने जस्ट कुछ नहीं करना, उसमें आपने यूनिट्स डाल देने हैं, ऐसा यूनिट्स। फोर्स का आपको पता है न्यूटन है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स एक पर स्क्वायर मीटर जब एक्ट कर रही होगी मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, उसको मैं कहूंगी मेरे पास प्रेशर है वो। तो उसका ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, पीए लिखते हैं, बल्कि यहाँ पे ए मिसिंग है छोटा, तो 1 पास्कल या फिर 1 Nm - 2, एक ही बात होती है। अब जो आप लोगों ने चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, पहले तीन एटलीस्ट आप लोगों को याद हो। 1 ATM इक्वल होता है 760 टॉर्क के, इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, इज इक्वल टू 101,325 Nm - 2। पास पेपर में जो आया था ये वाला आया हुआ आपका एमसीक्यू, 1 ATM इज इक्वल टू कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो ये आपके एफएससी में रिलेशन दिया हुआ है आप लोगों को, तो आप लोगों ने ये याद रखने, आखिरी वाले तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लो तो अच्छी बात है, आ भी सकता है, कुछ एग्जामिनर का पता नहीं चलता दिमाग घूमने का, लेकिन ये पहले 3 या 4 लास्ट में याद करनी है। तो अक्सर वो एटीएम दे के टॉर्क में कन्वर्जन देते हैं, टॉर्क देते के एटीएम में। अभी आप लोगों को समझाया है, क्या समझाया है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 25 टॉर है, ठीक है, वो आपको दे देते हैं 25 टॉर, इसको वो कहते हैं एटीएम में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस इनटू एटीएम। कितना सिंपल एमसीक्यू है, क्या करना है, 25 टॉर लिख ले रहे हैं, रिलेशन आपको बताओ, 1 ATM में 760 टॉर होते हैं, आंसर लेके आना है एटीएम में, तो 1 ATM को ऊपर लिख देंगे, और हमने टॉर को काटना है ना, एटीएम में लेके आना है, तो हम सिंपली 760 को नीचे रख देंगे, ये टॉर टॉर से कट जाएगा, और 25 डिवाइडेड बाय 760 कर दूंगी, आंसर आ जाएगा एटीएम में 25 डिवाइडेड बाय 760.03। अब वहां पे आपने ये करना है हाथ से काम, तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो, यूट्यूब पे ट्रिक्स पड़ी होती हैं, काइंडली उसको देख लो। वहां पे एक अंडर रूट की ट्रिक दी हुई है, बहुत अच्छी एक लड़के ने दी हुई थी, मैंने अपने टाइम में सीखी थी, अंडर रूट कितनी बड़ा नंबर आप अंडर रूट ले सकते हो हाथ से, तो थोड़ी सी वो ट्रिक सीख लेनी है, वरना अगर नहीं सीख सकते तो कम से कम अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये वैल्यूज याद रखनी है, ट्राई कर लो, अंडर रूट 10 तक सारी याद कर लो, लेकिन ये लास्ट में याद हो, 2, 3, 5, 7 बहुत कॉमन है, अक्सर आपको यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये रिलेशनशिप याद रख लेना है, 1 ATM 767 mm में। अच्छा, एक और चीज अक्सर बड़ी मजेदार खेलता है, वो पूछ देता है 27 टॉर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm ऑफ Hg।
अब जितने टॉर है एमएम ऑफ एच जी उतने ही है, इक्विवेलेंट है। देखो 760 टॉर इज इक्वल टू 760 एमएम ऑफ एच जी, वहां पे आपने रिलेशन पढ़ रखा होगा। तो जितने टॉर हैं उतने ही एमएम ऑफ एच जी हो जाएंगे। ये दे दो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो इतना देता नहीं है सीधा, एटलीस्ट एटीएम और टॉर की कन्वर्जन करवा रहा होता है। तो इतनी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, बाकी रट्टा मारने की अब जरूरत नहीं रही आपको। ये नहीं करना कि एटीएम दिया टॉर के लिए 760 मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, तो वो आपने इस तरह सॉल्व कर लें। ओके जी, और नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे अक्सम कन्वर्जन, ये एटीएम टॉर वाली की बात कर रहे हो? ओके कोई मसला नहीं है, हम रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, मैंने रैंडम लिखा था, तो दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि एटीएम दिया हो तो टॉर में कन्वर्ट करवा सकता है, टॉर दिया हो तो एटीएम में। और अगर देखो वन एटीएम, एक एटीएम में 760 टॉर है और एक एटीएम में ही 760 एमएम ऑफ एच जी है। टॉर और एमएम ऑफ एच जी इक्विवेलेंट है। जिस तरह हम कह रहे थे ना कि 1 लीटर 1 डीएम क्यूब एक ही बात है, 1 लीटर 1 डीएम क्यूब एक ही बात है। उसी तरह टॉर और एमएम ऑफ एच जी एक ही बात है। जितने टॉर देगा उतने एमएम ऑफ एच जी देगा। अगर वो कहते हैं 47 टॉर में कितने एमएम ऑफ एच जी हैं, तो 47 टॉर में 47 एमएम ऑफ एच जी ही एग्जिस्ट करेंगे। 47 एमएम ऑफ एच जी, जितने टॉर उतने एमएम जी। एमएम जी दे दे टॉर पूछ ले की बात है। वो कहे 47 एमएम ऑफ एच जी में कितने टॉर हैं, 47 एमएम ऑफ एच जी में 47 ही टॉर है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये बात कर रही हूँ। उसके बाद अभी बताओ एटीएम और टॉर की कन्वर्जन पूछ रहे हो, तो उसकी मैं अभी एमसीक्यू में आपको करवा देती हूँ, कोई मसला। एमसीक्यू नहीं, अभी हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं। ओके देखो क्या गंद गंद हुई जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप कितनी बार पूछो कितनी बार रिपीट कर लेंगे। अभी न्यूमेरिकल आ रहा है, मैंने जानबूझ के अभी ब्रेक में डाला है आप लोगों के लिए और न्यूमेरिकल, जिससे मैंने कहा कन्वर्जन इनकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मैं एट द एंड खुद ही क्वेश्चन बना दूंगी, फिक्र नहीं करो। तब जब हमारा वो होगा ना, अब ये भी आपको और दे देंगे, इसमें यहाँ से आपने मैक्सिमम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा देखो 600 ml ऑफ एयर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वॉल्यूम एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब उसने क्या किया है, देखो अब सबसे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पूछ रहा है। फौरन से समझ आ जाए, वॉल्यूम और टेम्परेचर पूछ रहा है, कांस्टेंट चीज ना भी दे, चार्ल्स लॉ अप्लीकेबल होना है। तो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लेंगे, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, पहली बात, ठीक है। ये काम कर लेंगे। उसके बाद पहला दूसरा काम जो करना है, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल, और उसकी डेफिनेशन ही थी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। तो हमने पहला दूसरा काम करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है केल्विन में। तो अभी हमने पढ़ा है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो क्या होगा 20 + 2 73। एक और ध्यान जो देना है वो ये कि देखो ये 200 नहीं कंसीडर कर लेना, अक्सर वो दे देते हैं 20 पॉइंट, देखना है कि इसके बीच में पॉइंट है कि नहीं। पॉइंट दिया हुआ है मतलब ये 20 है। देखो 60.0 मतलब क्या है 60 है, तो अक्सर वो 600 ना कंसिडर कर लेना वहां पे, इसको पॉइंट आंखें खोल के देखना है। 20 + 2 73 इज इक्वल टू 293 केल्विन। डायरेक्ट कन्वर्ट कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही, सिंपल। अब 273 ऐड तो कर लोगे ना, ये 293 केल्विन हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है 60, 60 + 273 333 केल्विन, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गए, दोनों टेम्परेचर उसमें कर ली। अब मैं इनको डालूंगी फॉर्मूलाज में। 600 ml ऑफ एयर, 600 ml मतलब V1 दिया हुआ है 600 ml में, ये ml, थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है, उसको आप लोगों ने खुद देखना है, संभालना है। 600 वॉल्यूम एट 20, 600 का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन। T1 दिया हुआ है 293 केल्विन। साथ साथ यूनिट लिखने हैं आपने, गलती पता होगी नहीं, यूनिट साथ साथ लिखोगे। बात को यूनिट कन्वर्जन भूल भी जाओ, आदत डालो कि यहाँ पे जब भी आप फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करते हो, कोई भी गैस लॉस के अलावा भी, कोई भी फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट साथ साथ लिखा करो। तो एट द एंड कट कट के आपको अगर यूनिट ठीक होगा, खुद ही खुद कन्वर्जन आ जाएंगे। अब V2 व्हाट इज द वॉल्यूम, V2 पूछा हुआ उसने, और एट द एंड T2 दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है केल्विन में, डेट इज 333 केल्विन। तो V2 निकालने हैं, क्या करूंगी 333 को वहां पे ले जाऊंगी, तो ये ऑलरेडी सेट है।
बस V2 ऑलरेडी साइड पे ही है, 333 केल्विन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखो वहां पे इसको हाथ से करोगे टाइम लगेगा ना, अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो पहले ऑप्शन यही, इसलिए मैं कह रही थी देखो, अब हमने रिलेशन हमें पता है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली है टेम्परेचर के, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 20 से 60 पे गया है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ऑप्शंस देख लेने हैं, अगर 3 वॉल्यूम कम है 600 से और एक ज्यादा है 600 से, तो अंडरस्टूड बात है आपने सॉल्व करना ही नहीं है, वो बढ़ने वाला लगा देना है। अगर 2-3 ज्यादा है फिर तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है एग्जैक्ट निकालने के लिए। लेकिन एक बार एमसीक्यूज के ऑप्शंस देख लेना, क्या पता तीनों के तीनों 600 से कम ही हो, एक ही ऑप्शन हो, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन मोस्टली वो अमूमन देता नहीं है, थोड़ा सा वो आपका दिमाग खेलेगा। ऑप्शंस देख लेना है, मोस्ट प्रोबेबल है आंसर बिना सॉल्व किए ही मिल जाएगा। अगर देखो अब इसको सॉल्व कर लो, केल्विन केल्विन से पहले काट दो, एमएल में आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। अब 333 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय जी 293, 681 पॉइंट आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 681.9 ml। ठीक हो गया, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब उसने पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम, उसने नहीं कहा लीटर में, लिखो एमएल में, तो अंडरस्टूड बात है एमएल में ही आंसर आपने दे देना है जो आएगा। एग्जैक्टली अगर अक्सर इसी को चेंज भी कर दो, चलो अब आप लोगों के पास मैं यहाँ इसको चेंज करवाती हूँ, व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर, तो अब आपने आंसर देना है लीटर में, तो अब हम यहाँ पे इसको करेंगे कन्वर्ट, लीटर में कन्वर्ट करना है, इसका सिंपल देखा मिली को खोल भी सकते हो, इन केस वो मुश्किल है, हमने इतने हर बार अलग चेंज काम नहीं करना, तो हमें क्या है 1 लीटर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है 1000 ml, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हम क्या करेंगे 681.9 ml लिखेंगे, हमने आंसर लेके आना है लीटर में, तो हमने रखना है लीटर को ऊपर, नीचे रखेंगे 1000 ml, ताकि ml ml से कट जाए, ये ml ml से कट गया, और उसके बाद इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा लीटर में, डेट विल बी 0.68 लीटर। तो वो डिपेंड करता है आपको वो किस तरह घुमाता है, इससे बाहर नहीं घुमाएगा, यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं करेगा, यहाँ पे जाओ जो आपके साथ खेल सकते हैं ट्रिक जिसपे आप बोर नहीं करते, तो थोड़ी सी मल्टीप्लाई डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है, काइंडली बार बार कह रही हूँ मल्टीप्लाई डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। पहले 600 को, मर्जी है आपकी, देखो आपकी मर्जी, आप इसको पहले कन्वर्ट कर लोगे आंसर लीटर में आ जाएगा, फिर भी सेम आंसर आएगा, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सर में दिया नहीं, तो मैंने टाइम पे कन्वर्ट करवा दिया, क्वेश्चन आपको था व्हाट इज द वॉल्यूम, तो सिंपल आप वॉल्यूम निकाल दो, और एमएल में ही आ गया था, फिर मैंने जानबूझ के चेंज कर दिया व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर, तो आप एट द एंड कन्वर्जन कर दो वॉल्यूम निकाल के एमएल में, वो भी ठीक हो जाएगा। पहले इसको लीटर में ले जाओ, इसके अंदर पुटिंग करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, अप टू यू कि आपको जो आसान लगते हैं। इसकी बात कर रहे हो फर्स्ट, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर, मोना। जी मैम। ओके इसको कर लेते हैं, मुझे ये गन साफ करने दो पहले, इसको भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें मोना को न्यूमेरिकल्स अच्छे नहीं लगते, मुझे लगते हैं कोई ना नहीं मैम, मैंने किया है लेकिन ना मुझे कंफ्यूजन हो रही है, उसका आंसर भी 21 आ रहा है। कोई मसला नहीं, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा देखो, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, एट द एंड सेल्सियस करने हैं, और वही वाला काम है चार्ल्स, तो हमें पता ही है। तो देखो व्हेन 2 लीटर एट 21 डिग्री सेल्सियस, 2 लीटर एट 21 डिग्री सेल्सियस, 21 को मैं 2 + 273 कर दूंगी, डेट विल बी 294 केल्विन, पहला काम ठीक हो गया, 294 केल्विन। अब क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट डिक्रीज इन टेम्परेचर मैंने गैस इज कॉम्प्रेस टू 2 लीटर से उसने 1 लीटर किया है, और पूछता है टेम्परेचर क्या आ जाता है, ठीक है। तो काम और भी थोड़ा सा क्या है, T2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, बाकी चीजें इधर आएंगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इस तरह हो जाएगी, T2 इज इक्वल टू 1 लीटर 294/2। मल्टीप्लाइड बाय 294 केल्विन डिवाइडेड बाय 2 लीटर, लीटर लीटर से कैंसिल कट जाएगा, 294 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, आंसर आ गया 147 केल्विन में। और पूछा क्या हुआ है, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो -273 करना पड़ेगा मुझे दोबारा सेल्सियस में जाने के लिए, तो 147 -273 कर देंगे, आंसर विल बी -126 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया।
जी मैम ठीक है। ठीक है, क्या गलती की हुई थी? ठीक है, आया था आंसर या गलती की हुई थी? मैम मैंने 294 में से 273 को माइनस किया हुआ था। बड़ा अच्छा जबरदस्त काम किया होता है। नहीं नहीं, मेरे जहन में आया भाई इस तरह तो नेगेटिव आ जाएगा ना अगर हम 147 कोई में से मसला माइनस नहीं है। करेंगे तो। अक्सर बल्कि वो आपको स्टेटमेंट में ही दिया होता है उसने। यहाँ पे वो दे सकते कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन 2 लीटर एट, ये 21 था, अगर वो आपको दे दे -21, कोई मसला नहीं है, -21 डिग्री सेल्सियस, तो हम -21 में ऐड करेंगे +273, तो क्या हो जाएगा? 273 -21 आ जाएगा, 252 आंसर आएगा डी केल्विन। -21 स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी है, उसकी मर्जी है। सेल्सियस बिल्कुल माइनस में होता है, कहते नहीं है जीरो टेम्परेचर हम मोस्टली सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। हम कह रहे होते हैं अक्सर माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है जी गिलगित वालों का, तो -1 -2 बिल्कुल टेम्परेचर आता है, -2 डिग्री सेल्सियस गया हुआ है, अभी स्नोफॉल हो जाएगी, आज तो बड़ा चांस है स्नोफॉल होने का, टेम्परेचर माइनस में बिल्कुल जाता है टेम्परेचर। अच्छा मुझे ये बताओ, जीरो केल्विन पढ़ते हो, एक टर्म आती है हमारे पास, जीरो केल्विन, चार्ल्स लॉ को जब हम पढ़ते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। अक्सर मेरे स्टेटमेंट में जो पहले वाले बच्चे हैं उनको तो काफी हद तक नॉलेज होगा। एब्सोल्यूट जीरो स्टेटमेंट जो है हमारे पास, क्या टेम्परेचर जो है, सॉरी, वो अटेनेबल है या अनअटेनेबल है? जी, स्टेटमेंट अनअटेनेबल है, क्यों अनअटेनेबल है? अनअटेनेबल होगा मैम। वाई? जीरो केल्विन इज अन, -273 के इक्वल हो जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल नहीं है? मैम नहीं होगा तभी अनअटेनेबल है। ऐसा क्या है फिर? -3 -5 -10 तक तो हम जाते हैं, इसमें ऐसा क्या हो गया कि अनअटेनेबल आ गया? मैम आई थिंक यहाँ पे होता है ना, वॉल्यूम जीरो हो जाए, तो वॉल्यूम जीरो तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली काफी हद तक बात ठीक है आपकी जो भी बोली है। यहाँ पे एक तो ये रीजन है कि वॉल्यूम जीरो है हो जाता है रियल गैस का, जब भी टेम्परेचर हमारा -273 या जीरो केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आर रियल गैस विल बी जीरो। जब ये लॉ हम तो असल दुनिया में रह रहे हैं ना, ये बात कर रहे थे आइडियल गैसेस की, यही बात थी कि आइडियल गैसेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है सारे, लेकिन हम असल दुनिया में रह रहे हैं, वहां पे रियल गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, और इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जीरो हो जाता है, जबकि किसी भी रियल गैस का जीरो वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। वो गैस थोड़ा वॉल्यूम तो ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वॉल्यूम कोई लेगी नहीं। एक कंटेनर में एक गैस है तो ऑब्वियस बात है वो 1 dm³ 1 सेंटीमीटर क्यूब कुछ ना कुछ छोटे से छोटा वॉल्यूम लेगी लास्ट में। किसी भी गैस का जीरो वॉल्यूम होना पॉसिबल नहीं है फॉर अ रियल वर्ल्ड। एक ये रीजन है। दूसरी रीजन आप ये दे सकते हो कि जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां पे आपकी सारी मोशंस बंद हो जाती हैं, सारी मोशन सीज हो जाती हैं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। और सारी की सारी जब आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मतलब क्या है? मोशन लेस वर्ल्ड हो जाती है। और फॉर अ रियल वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है कि मोशंस ना हो किसी भी गैस में। गैस की तो क्वालिटी यही ना, हम कहते हैं कि वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो कि रेंडम मूव करिए, जो हैपहैजर्डली मूव करे जिसके पार्टिकल्स, और हम वहां पे हम दूसरी तरफ कह रहे हैं ऐसा टेम्परेचर जिसपे मोशन ही रुक गई है, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे सारी मोशन सीज हो जाए, उसका मतलब आता है एंड ऑफ कुछ भी, हर चीज का एंड, जो कि पॉसिबल नहीं है फॉर रियल गैसेस। तो दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट जीरो जो है वो हमारे पास अनअटेनेबल टेम्परेचर है। मुझे आधा मिनट दोगे? मैं चार्जर देख लूँ, इसकी चार्जिंग एंड होने वाली है, ये बंद हो जाएगा, आधा मिनट में लेके चार्जर। ओके हमारा जी नेक्स्ट जो लॉ है ये लग गया चार्जिंग पे, ये बंद होने वाला था। नेक्स्ट हमारा लॉ है गे लुजिक लॉ। अच्छा, अक्सर कोई मसला नहीं है। देखो एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास वो टेम्परेचर है जिसपे हमारे पास वॉल्यूम जीरो हो जाता है। मैं साथ साथ बीच में यहाँ पे टाइपिंग कर देती हूँ चैट बॉक्स में ही, वॉल्यूम बिकम्स जीरो। वो टेम्परेचर जिसपे वॉल्यूम जीरो हो जाएगा,
और फॉर अ रियल गैस देखो वॉल्यूम जीरो होना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी गैस को कंटेनर में बंद करते हो, ठीक है, आप कहते हो कोई ना कोई तो वॉल्यूम, इनफैक्ट हमारी तो डेफिनेशन यही है कि जो भी जिस भी चीज में बंद कर दे, चाहे वो छोटी है, चाहे वो छोटा डब्बे में बंद करो, चाहे बड़े में, वॉल्यूम की क्वालिटी है कि वो उसी की वॉल्यूम और शेप ले लेती है। और जबकि इस टेम्परेचर पे हम कह रहे हैं वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो फॉर अ रियल गैस वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल कि वो जीरो हो जाए। इस वजह से हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट जीरो अनअटेनेबल है फॉर अ रियल गैस। आइडियल गैसेस के लिए ले सकते हो, आइडियल गैसेस के लिए तो हम कहते हैं डेल्टा वी जीरो होता है, लेकिन हम रियल दुनिया में रह रहे हैं तो एब्सोल्यूट जीरो रियल दुनिया में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे गैसेस का वॉल्यूम जीरो होता है, और गैसेस का वॉल्यूम कोई ना कोई होता है फॉर रियल गैसेस। सेकेंडली हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जिसपे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन फॉर अ रियल वर्ल्ड गैसेस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो नहीं हो सकती। ये पॉसिबिलिटी है, एक जीरो होगी तो दूसरी बहुत हाई होती है, लेकिन दोनों जीरो हो जाएंगी मतलब क्या है, मोशनलेस गैसेस, मोशनलेस वर्ल्ड। जबकि फॉर अ रियल गैस हम कहते हैं, हमारे पास गैस की डेफिनेशन ही यही है कि वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जिसपे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम हैप्पैज़र्डली मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं अगर ऐसा टेम्परेचर मिल जाए एब्सोल्यूट जीरो, उस पे गैसेस की सारी मोशंस बंद हो जाएंगी, काइनेटिक, पोटेंशियल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, कोई मोशन नहीं, जहां पार्टिकल है वहां वो स्टिल खड़ा है। तो ऐसा टेम्परेचर जो है वो हमारे पास अटेनेबल नहीं है फॉर अ रियल गैसेस। आप कहते हो आइडियल गैसेस के लिए अटेनेबल है, अब स्टेटमेंट अगर आपको दे दे जीरो केल्विन इज अटेनेबल फॉर आइडियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए पॉसिबल नहीं है। रियल गैसेस में वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स मोशनलेस हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं इट इज अनअटेनेबल। क्लियर है बात? ओके, ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट, चलो अच्छी बात होगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है गे लुजिक लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ बहुत पढ़ते हो अक्सर। जो 90% आपसे, 90 भी नहीं मैं कहूंगी, 95% अगर आपका इंशाल्लाह आप टेस्ट क्लियर करते हो, वाइवे में जाते हो, तो एक क्वेश्चन मस्ट है गे लुजिक लॉ से। पेपर में अभी तक नहीं आया, दे सकता है, हमारे एफएससी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये है नहीं। एफएससी में हमारा एक लॉ मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड गे लुसिक लॉ। 95% वाइवे में लाजमी पूछता है, बिकॉज बच्चों को नहीं पता होता। होप सो आप में से भी 13 बैठे हो, 13 में से एक दो को तो पता होगा जो पिछले सेशन के बच्चे हैं। नहीं इसका मैम, हमें भी नहीं याद। ये देखो, मेरे पिछले वाले निकम्मे को भी नहीं याद। तो ये लॉजिक लॉ आपको आना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट अब सबको पता चलता जा रहा है, तो अब एग्जामिनर आ गया इस लॉ पे। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, उससे मिलती जुलती है, बस वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। Pressure of a gas is directly proportional to temperature provided in Kelvin at constant volume and mole। बाकी चीजों को दफा करो, बाकी चीजें कांस्टेंट ही हैं कुछ भी। मेन बात क्या कह रहा है, मेन कह रहा है प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। दैट इज कॉल्ड गे लुसिक लॉ। वेरिएबल्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो वेरिएबल्स को अच्छे से करना है। देखो बात सब है वही है, वॉइस में प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल थे, यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर हो गया, और ये लुजिक में प्रेशर टेम्परेचर हो गया। अब ये याद कैसे रहेगा, अब ये याद ऐसे रहेगा कि इनको 3 से 4 बार पढ़ोगे। अब ये देखो, ये निकम्मी अभी बोल रही थी ना, नहीं मैम भूल गया है, इस वजह से कि इसने इसको पढ़ाया, इसको आ गया, इसने उस दिन के बाद से दोबारा गे लुजिक को खोला नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइम टू टाइम टाइम निकालना है। बिजी सबको ही होता है, मैं हर बार बच्चों को यही की एडवाइस दे रही होती हूँ कि बिजी हर कोई होता है, जॉब लेने के लिए आसानी से नहीं मिलती। अब देखो कंपटीशन बहुत बढ़ गया बेटा जी, तो compete तो करना है ना हम लोगों ने, तो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट लेवल निकालना पड़ेगा। पहले 2 घंटे पढ़ते थे, 3 घंटे देने पड़ेंगे, तभी बाकी 2 घंटे तो सारे पढ़ रहे हैं ना, हमें 3 घंटे देने। तो हमें एक बार बार चीजों को रिवाइज करना है, हर चीज आपको सेशन में इंशाल्लाह करवा दी जाएगी, उतना कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं एक ही चीज कहती हूँ बच्चों को कि ज्यादा पढ़ने से अच्छा है, अच्छा जो पढ़ रहे हो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। लाइक ऑनेस्टली मेरी हमेशा से यही रूटीन रही है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती,
और बच्चे पढ़ रहे थे ना, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं, जो पढ़ा है ना उसमें से कुछ आ जाता है तो वो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती थी, और मैं आपको भी यही कहूंगी। अब गैस लॉज ये पढ़ लिए हैं ना आपने, अभी हम पढ़ेंगे 8 7 8 हैं, अभी 2 पढ़े, आज हम 3 पढ़ लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ये लॉज भी कवर करना है। तो अब ये 3 में से अगर कुछ चीज आ जाती है, अगर मुझे इसमें से नहीं आती ना, फिर वो बुरी बात है। तो 100% कभी भी नहीं होगा। देखो 100% कैसे कर सकते हो आप? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, और बायोकेमिस्ट्री। अब 7 तो केमिस्ट्री हो गई है, और जनरल नॉलेज छोड़ दो चलो। 7 केमिस्ट्री में से आप कहोगे मुझे हर केमिस्ट्री पे कमांड है, मैं तो 100% कर लूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। आपको 50% से 60% मार्क्स चाहिए 100 में से। 60 पे 100% श्योरिटी है कि आपका मेरिट आना ही आना है। 50s में भी 90% होता है कि आपका आएगा ही आएगा। तो आपने 55% लेना है। 55 में से अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पे, उसको इतनी कमांड हो, उसमें से कोई एक लाइन भी आती है, फिर आपको मिसिंग ना हो। अब वहां पे आप ये ना सोच रहे हो ये लॉजिक लॉ में वेरिएबल्स क्या थे, प्रेशर वॉल्यूम थे, प्रेशर टेम्परेचर थे। जो चीज होगी है ना उसको फिंगर टिप्स पे करो, और उसका ये है बार बार पढ़ो। आज लेक्चर के बाद पढ़ के सो, सुबह को फजर के बाद करो, और फिर जैसे जैसे जा रहे हो कॉलेज, या टाइम 15 मिनट मिली है, इन स्लाइड्स को आपको मैं जैसे ही कंप्लीट होता है मैं शेयर कर देती हूँ मॉड्यूल। लास्ट टाइम वाली थोड़ी सी मुझे भूल गया था, बच्चे ने आप लोग बताया करो ना मैम आई नहीं है, तो मैंने भेज दी थी फौरन। तो आप जैसे ही जा रहे हो 15 मिनट ब्रेक में उसके लिए निकालो। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बार बार इसको पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाती है। एक बार पढ़ोगे फिर भूल जाओ। तो ये लॉजिक लॉ हमारा क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरिएबल्स हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला बनाया तो क्या बना? बिल्कुल चार्ल्स लॉ ही बना है। वहां V1/T1 था, यहाँ P1/T1 है। वॉल्यूम को बस रिप्लेस कर दिया है प्रेशर ने, P2/T2। सिंपली कुछ भी नहीं है, जस्ट वेरिएबल चेंज है, लॉ का नाम चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये लॉजिक बन गया है। कोई मसला नहीं। अक्सर कंपटीशन इतना हाई नहीं है, कंपटीशन एफपीएससी से कम है। ऑनेस्टली बताऊं कंपटीशन बहुत कम है। पीपीएससी में सिर्फ सर पे सवार कर लेते, पेपर मुश्किल आते हैं, पेपर बहुत मुश्किल आता है। लेकिन जहाँ पेपर मुश्किल आता है ना, वहां उसको निकालना भी आसान होता है, ये चीज याद रखना। मैं हमेशा मेरी ट्राई यही होती है कि थोड़ी सी चीज मुश्किल ही आ जाए, पेपर आसान आए ना, मेरिट इतना हाई चला जाता है। आप देखो मेरिट है क्या पीपीएससी का, फिफ्थ मोस्टली 40s में ही होता है आपके सामने, 45 से लेके 53-55 मिनट होते हैं। इस बार थोड़ा सा बाय चांस हाई चला गया है 53 से लेके 60 में। रुकैया ऐसे डायरेक्ट ना देखो, जब भी आप क्लोज कंटेनर की बात करो, ओपन कंटेनर की बात नहीं करते, या फिर उसकी बात करो, ओपन की भी बात कर लो। ये देखो, ये मेरे पास इसमें गैस है, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ। जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपस में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, ये कोलाइड करेंगे। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। तो जब इनकी कोलिजन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कंटेनर के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस, विच इज द गेलोजिक लॉ। कि टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। अगर आप उसकी भी बात करो, हम गैसेस की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको लिक्विड पे भी अप्लाई करूँ, ये वाली चीज तो लिक्विड पे भी एप्लीकेबल है। बनाते हो ना, वो बना रहे होते हैं, चाय बनाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो नीचे से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हो ऊपर, कैसे फॉर एग्जाम्पल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो क्या हो रहा होता है? बास को तो बस इसको भी छोड़ो, उसको और आसान करते हैं। बास को तो आपने ढकना ढका होता है, ठीक है, चीज का। प्रेशर कुकर का अक्सर बास को आप ढकना कर रहे हो, नीचे से आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो, अंदर वेपर्स बन रहे हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, पानी। वेपर्स जो बन रहे होते हैं, भाप बन रहे होते हैं हमारे पास, लिक्विड से पानी गैस में जा रहा था, प्रेशर डेवलप हो रहा है। एक टाइम आता है जब सीटी बजने लग जाती है प्रेशर कुकर की। क्या होता है? प्रेशर रिलीज करना होता है उसका, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नीचे से बढ़ाए जा रहे हैं, अंदर प्रेशर होता जा रहा है। एक कैपेसिटी है प्रेशर को बर्दाश्त करने की इस कंटेनर की, नहीं करते तो क्या होता है? इतना प्रेशर होता है कि हम अक्सर कहते हैं प्रेशर कुकर फट गया है। क्यों फट गया है? उसका प्रेशर रिलीज नहीं कर रहे होते, उसका वॉल्व वीक हुआ होता है, जो भी रीजन होती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, आप लाइव एग्जांपल लोगे तो ये प्रेशर की है। बात को चाय पे हम रख देते हैं, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा ढांपी नहीं जाती, ऐसे टेम्परेरी ढांप देते हैं उसको कि थोड़ा जल्दी उबाल आ जाए उसमें। रीजन क्या होती है? रीजन यही होती है उबाल जल्दी लाने की, कि उसके ऊपर कवर कर दें उसको, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं सुई गैस की मदद से, टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, अंदर जो पानी है चाय का वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वहां कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वापस भी आ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, तो वो जो अंदर लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा होता है।
तो एक टाइम आता है, बाद उसका क्या होता है, चाय का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है वो एकदम से गिर जाता है, वो खुद ही खुद। वो गिरने की रीजन क्या होती है कि अंदर प्रेशर इतना डेवलप हो गया है कि वो उसका जो प्रेशर था अंदर चाय का, वो उबाल ज्यादा आके उसको भी बाहर गिरा देते हैं, उसके ढक्कन को। ऑटोक्लेव में भी यही बिल्कुल जहां पे आपके पास प्रेशर डेवलप होकर चीज आएगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपके पास एग्जैक्टली प्रेशर बढ़ता जा रहा हो। तो इसका एमसीक्यू करो जल्दी से। What is the pressure in torr when a gas at 20 degrees Celsius is heated to 212 and pressure is 24 atm? अब देखो यहाँ पे मैंने ये खुद ही डाला है आप लोगों के लिए। एक टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में, एक दिया है 212 केल्विन में। अच्छा, ये चीज याद रखना, गेल-लुजैक लॉ हो चाहे चार्ल्स लॉ, आइडियल गैसेस में जब भी टेम्परेचर करना है ना तो आपने उसको केल्विन में करना है। बुशरा क्या पूछ रही है, मैम एटीएम प्रेशर का भी इफेक्ट होता है इस पे? समझ नहीं आई बुशरा क्वेश्चन की। मैम एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा ही होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे अंदर वाले पे फर्क नहीं आता, लेकिन आप जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करते हो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी कि यही तो करते हैं प्रेशर कुकर में। हम क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर बढ़वा देते हैं ताकि जल्दी बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाए। फिर वो मरी वाली एग्जांपल आती है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही चेंज हो रहा होता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करोगे किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, तो बिल्कुल प्रेशर पे फर्क आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर से। तो इसको देखो अप्लाई करो, P1/T1। थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, लेस देन 10 मिनट्स मीटिंग है, तो हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं। ये देखो पहले इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर अब मुझे लगता है जी की हमारा होना ही नहीं है। What is the pressure in torr when a gas at 21 डिग्री सेल्सियस is heated to 212 and the pressure is 24 atm? मतलब 212 पे प्रेशर दे दिया उसने और 21 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहला काम क्या करना है, 21 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेना है। P1 पूछ रहा है, तो 21 + 2 73 294 P1 पूछ रहा है वो आपसे। देखो ये दूसरा काम क्या किया है, 21 डिग्री को मैंने कन्वर्ट कर लिया है 294 सॉरी केल्विन में। दूसरा टेम्परेचर देखो उसने दे ही केल्विन में रखा है, इसलिए कहती हूँ कि साथ साथ लिखोगे ना तो यूनिट का मसला नहीं आएगा। केल्विन केल्विन दोनों सेम हो गए। प्रेशर 24 atm। अब देखो आपकी अपनी मर्जी है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रेशर इन टॉर एट द एंड आंसर तो टॉर में लेके आना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे उसने दे रखा है एटीएम में। अब आपकी मर्जी है इस तरह सॉल्व करके आंसर एटीएम में लाके उसको कन्वर्ट कर दो, या फिर 24 को अगर आपने पहले ही कन्वर्ट करना है टॉर में ऐसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं मोस्टली ऐड में कर रही होती हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो मैंने P1 निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, वहां पर जाके 294 केल्विन मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके केल्विन केल्विन से कट जाएगा। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 244 डिवाइडेड बाय 212 27.62। ये मेरा है आंसर एटीएम में। और उसने पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द प्रेशर इन टॉर। तो मुझे क्या करना है, 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर वाला रिलेशन लगाना है। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, ये हो गया, ठीक है। ये देखो अब एटीएम दिया हुआ है, टॉर में लेके जाना है तो क्या करूंगी, नीचे लेके आऊंगी एटीएम 1 atm, ऊपर रखूंगी 760 टॉर ताकि एटीएम एटीएम से कट जाए, आंसर आ जाए मेरे पास उसमें टॉर में। ये एटीएम एटीएम से कट गया, मतलब क्या करना है 27.62 को मल्टीप्लाई करना है 760 से, आंसर आ जाएगा 2990, जो भी आंसर आ रहेगा मल्टीप्लाई करके 993 से। अच्छा सॉरी 244 नहीं 294 है, चलो भाई सॉरी गलती होगी, यहाँ से 294 था, ये मुझे 44 लगा, यहाँ से अप टू 94। मैम 33.28 डिग्री में सॉरी 33.28 एटमॉस्फेयर आएगा, चलो ठीक हो गया भाई, गलती होगी है, माफी। और उसको फिर 760 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। उसके साथ फिर 7 जो भी आंसर है, मैंने 244 समझा इसको। मैं देख रही थी, मैंने कंफर्म किया दोबारा भी, मेरे पास 33 और आपके पास 27 क्यों आए। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। ये 294 है तो आप उसके लिहाज से सारी कैलकुलेशंस कर लोगे। समझाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जी आपने मैम ठीक है। यूनिट्स लिखनी है, ये ना हो एक यूनिट डिग्री सेल्सियस में लिखा हो एक केल्विन में, इसी वजह से मैंने एक को दिया है कन्वर्ट करना। यहाँ पे बस आधा डाल लो कि मैंने जब भी कैलकुलेशन करनी है मैंने इन सब की यूनिट्स लिखनी है, तो ऑटोमेटिक सही कर खुद ही खुद करोगे फिर। और एट द एंड फिर आप इसको ठीक है। कन्वर्ट कर लो, पहले कर लो, वो आपकी मर्जी होगी।
ठीक है, अब ये 3 कल लॉस हैं। पहले मैं इनका टेस्ट लूंगी, छोटू सा टेस्ट, वैसे नहीं होना, गूगल शीट्स पहले कंप्लीट करेंगे, लेकिन आने से पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू दूंगी इन तीनों लॉज में से। इसको आपने अब जाके एफएससी से पढ़ना है, एक बार थ्योरी वहां से पढ़ लेनी, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। थ्योरी पढ़ी, नोट्स बना लिए अपने छोटे से, एक रजिस्टर बना लो, उस पे मेन पॉइंट्स बस कि 0 केल्विन की वैल्यू क्या है, चार्ल्स ला क्या है, बॉयल्स ला क्या है, अपने हाथ से लिखो अपने नोट्स को, तो आपको वो याद हो जाएंगे। उसके बाद जब पेपर होगा उनको बस पॉइंट्स को छोटा सा एक पेज पे सारा का सारा आपका हो गैस वाला लॉस। एट द एंड जब पेपर होगा सिर्फ वो एक पेज आपने रिवाइज करना हो। एट द एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो एफएससी की थियरी को आपने कल ये 2 लॉस के पढ़ के आने, ये लूज नहीं है कोई मसला नहीं, जितना पढ़ा दिया उतना काफी हो जाएगा। उसके बाद जल्दी से ठीक 5 है मैम। मिनट है, 3 एमसीक्यूज एटलीस्ट जितने होते हैं। अरफा, मेरे पास खुद न्यूमेरिकल इसका आंसर नहीं है, और नेस्ले बताओ, ये मैंने खुद बनाया था, अभी अब ब्रेक आई थी ना, तो मुझे था कि मैं यूनिट्स कन्वर्जन कर। अब देखो मैंने आपको तरीका समझाया है, इसको बाकी बच्चे सॉल्व करके, ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों का, अच्छा वहां पे मैंने जी मैम। बना रखी है, चलो मुझे भेज देना। 25 to 95 आंसर आ रहा है मैम मेरे पास देखो तो। उसने बता दिया है ना, टू 25 to 95 टोर। 25 to 95 इसका आंसर ये है भाई, बाकियों का यही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम इसको कल दोबारा कर देंगे। अच्छा जी, जीके का आपका आज का क्वेश्चन है इस्लामियत से, प्रेयर्स विच वर एसेंशियल इन अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम। इस्लाम के इब्तदाई दौर में 2 नमाजें थी हमारे पास, या हज़रत मूसा के दौर में भी 2 नमाजें फर्ज थी, हमारे पास 5 आई हैं। तो कौन कौन सी 2 नमाजें फर्ज थी पहले वाले लोगों पे, इनमें से ऑप्शन? नहीं मैम पता मैम। फजर और ईशा। फजर और ईशा, एग्जैक्टली 2 नमाजें थी। और हज़रत मूसा ने कहा था और कम करवाया है, ये 5 भी नहीं पढ़े हैं, मेरे पास 2 थी लोग वो भी नहीं पढ़ते थे। बिल्कुल फजर एंड ईशा, सी ऑप्शन नहीं पढ़ी आज, ईशा हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा, बी। पहली और आखिरी। हाँ, एक छोटी एक बड़ी नमाज थी पहले, बस 2 नमाजें। विच प्रॉफिट इज नेम्ड एज इमामुल अंबिया, कौन से प्रॉफिट का नाम जो है इमामुल अंबिया टाइटल था इन 4? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट शेप चार्ली। चार्ली, इट्स ए ऑप्शन। इमामुल अंबिया हमारे को कहा गया था, हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जितने भी सारे सहाबा कराम, सॉरी जितने भी सारे अंबिया कराम आए हैं, उनके इमाम जो हैं वो हमारे थे। हर शेप का था खतीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया। और मैम वो मस्जिद अक्सा में इमामत भी तो करवाई थी ना, उस वजह से भी है इमामत भी एग्जैक्टली इमामुल उनका अंबिया। टाइटल आया था इमामुल अंबिया, के आज तक जितने अंबिया कराम आए हैं सबके इमाम जो हैं वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद जी की आज मैं बना नहीं पाई, लेकिन मैं अपनी डायरी ढूंढ ली है मैं आप लोगों के लिए, तो आप मुझे यहाँ से बताओगे एक तो, इसके बाद पेज भेज भी दूंगी, आप लोगों ने देख लेने हैं। चैट बॉक्स में कोई बच्ची भी कह रही है, अच्छा ठीक हो। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे छोटा रिवर बता सकते हो कौन सा है? और मैं यहाँ रावी। रिवर रावी, एग्जैक्टली जो भी बच्ची है 100% ठीक है। देखो ऑप्शंस भी नहीं है, फिर भी उसने दिया है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। कि स्मॉलेस्ट रिवर पाकिस्तान का रावी है। और स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है? विच वन इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? मैम ये तो नहीं पता। स्मॉलेस्ट रिवर, देखो ये याद रखने हैं, कोई मसला नहीं है। स्मॉलेस्ट रिवर हमें पाकिस्तान की, और चीजें सबसे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी याद मैम रखनी है। मैम रॉय रिवर है, रॉय रिवर जो स्मॉलेस्ट है पूरी दुनिया का। एग्जैक्टली रूई रिवर, मैं इसको लिखती हूँ, चैट बॉक्स देखते जाओ, मैं साथ साथ टेक्स्ट कर रही हूँ इसकी स्पेलिंग भी, रोई रिवर स्मॉलेस्ट। ये किस जगह है मैम? ये मुझे भी नहीं पता रोई रिवर किस जगह है, ये आप लोगों ने ठीक है। कहना है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का पता है। अच्छा, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? नाई नहीं, amazon। Amazon। लॉन्ग है, नाइल जो है लॉन्गेस्ट है, लाइन लॉन्गेस्ट है, और लार्जेस्ट amazon। एग्जैक्टली ये मैं गलत करके आई थी, हम लोगों का आया था। मैम लार्जेस्ट रिवर amazon है, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। एग्जैक्टली ये ध्यान से देना है, लॉन्गेस्ट नाइल है, लार्जेस्ट अमेज़न है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, जो अक्सर आ जाता है। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ओशन। मैम आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक हाँ ओशन, आर्कटिक है, एग्जैक्टली लार्जेस्ट ओशन ऑफ द नाम भूल वर्ल्ड। जाता। हम पास्ट पेपर में पैसिफिक है, एग्जैक्टली पैसिफिक है। पैसिफिक, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक है, और स्मॉलेस्ट है जी आर्कटिक, ये याद रखना है। सॉल्टिएस्ट सबसे ज्यादा नमक किस समंदर में पाया जाता है? कड़वा तरीन पानी किस समंदर